वेलकम बैक टू द चैनल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेट 2010 का क्वेश्चन है। जो तुम्हारी बुक है उसमें सिर्फ ये एक क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें, फर्स्ट वाला। दूसरा वाला नहीं मिलेगा। ये वाला पार्ट शायद पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है इसलिए नहीं मिलेगा मैंने, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन उठाया था वहाँ पे मुझे मिल गया। तो जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बेसिक सा क्वेश्चन है। द एलसी सर्किट शोन इन द फिगर हैज एन इंडक्टेंस L इज इक्वल्स टू 1 मिली हेनरी एंड अ कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड। अब इतने क्वेश्चन तुमने कर लिए अभी तक, जितने भी 20-30 क्वेश्चन करे हैं उनमें तुम्हें अच्छी तरह से पता पड़ गया है जब भी एलसी सर्किट आएगा इसमें अंदर रेजिस्टेंस नहीं है तो टाइम कांस्टेंट्स की बात नहीं होगी और सिस्टम क्या बनेगा, अनडैम्प्ड बनेगा। ठीक है, अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस होंगे, इसमें चलते ही जाएंगे चलते ही जाएंगे। क्लियर है मेरी बात? और इसको सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं, या तो तुम लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करो या तुम इसमें बेसिक टाइम डोमेन की इक्वेशंस यूज करो, उससे पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब जब तुम फर्स्ट अप्रोच में जब तुम टाइम डोमेन की इक्वेशन लगाते हो तो उसमें तुम्हारा क्या सिनेरियो बनता है कि भाई तुम जब इक्वेशन लगाओगे तो तुम क्या लिखोगे, इसके अक्रॉस जो करंट है वो देखो। पहली बात तो है ना, यहाँ से करंट निकल रही है। ठीक है, ये जो आई वैल्यू है ना, यहाँ से करंट निकल रही है, तो इसके लिए जो इक्वेशन लिखोगे वो क्या लिखोगे तुम, आई सी। ये जो आई है वो किसके बराबर होगा, आई सी, आई इज इक्वल टू माइनस सी डीवी बाई डी टी। क्लियर है मेरी बात? हमेशा इक्वेशंस किसके टर्म्स में आती है, करंट अंदर जा रही है प्लस माइनस वीसी और ये आईसी करंट। ओके, ये तुम ध्यान जरूर रखना। ये जो भी इक्वेशन होती है जो अपन लिखते हैं वो इसके लिए लिखते हैं, आईसी इज इक्वल टू सी डीवी बाई डी टी के लिए। लेकिन यहाँ पे ये जो करंट है ये उल्टी है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कुछ। ठीक है, ये लो, ये तुमको ज्यादा क्लियर पड़ेगी। ठीक है, तो आई सी इज इक्वल टू सी डीवी बाई डी टी। तो ये इक्वेशन होती है, करंट अंदर की तरफ जाती है प्लस टर्मिनल से। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे करंट प्लस टर्मिनल से निकल रही है, तो यहाँ पे मैंने इसलिए माइनस आई का यूज किया है, तो यहाँ से आई जो आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस सी डीवी बाई डी टी। सेकेंड चीज, अब यहाँ पे इक्वेशन लगानी है तो वी एल इज इक्वल्स टू, मैं वी एल की पोलैरिटी कैसी ले रहा हूँ जरा देखो, ढंग से गौर से देखना प्लीज। ये प्लस ये माइनस, ये मैं वी एल ले रहा हूँ और करंट इसमें अंदर जा ही है। तो सिमिलरली वी एल की भी वही चीज है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आई करंट अंदर जाएगी आई एल, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज बनेगा वी एल बनेगा। तो वी एल इज इक्वल्स टू एल डी आई एल बाई डी टी, और आई एल की जो वैल्यू आई के बराबर है इस केस में, कोई नेगेटिव साइन की जरूरत नहीं है अपन को। ये लो, ये हो गया। अब यहाँ पे जो आई है वो यही आई है, तो इस आई को लेके इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। तुम्हें पूछा गया है उस पर डिपेंड करता है। इनिशियल वोल्टेज कैपेसिटर में एंड द करंट पूछिए, तो करंट पूछिए तो तुम करंट की इक्वेशन से निकालनी है। ओके, सेकंड चीज, ये प्लस माइनस वीसी है और वही वीएल के बराबर है, दिख रहे हैं दोनों पैरेलल में। तो मैं इस वीएल को इसमें पुट कर सकता हूं क्योंकि करंट पूछी है। अगर मुझसे वोल्टेज पूछा होता तो मैं इस आई को उठा के इसमें पुट करता, ताकि मेरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन बने वो वोल्टेज के टर्म्स में बने। इस केस में करंट पूछी है तो मेरी मैं किस में पुट करूंगा, उस वाली में पुट करूंगा, ताकि मेरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन बने करंट की फॉर्म में बने। क्लियर है मेरी बात? तो v मैं इस v को उठा के उसमें पुट कर रहा हूं, तो i इज इक्वल टू c माइनस सी एल डी टू आई बाई डी टी स्क्वायर। तो क्या इक्वेशन बन गई, यहां से इसको लेफ्ट साइड में ले जाओ, डी टू आई बाई डी टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एल सी आई इज इक्वल टू 0। अब यहां से इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, डी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एल सी टाइम्स आई इज इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स कितने आएंगे तुम्हारे पास, रूट्स जो आएंगे वो रूट्स की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1 अपॉन प्लस माइनस आयोटा बाय रूट एल सी। इसको मैं प्लस माइनस आयोटा ओमेगा लिख सकता हूँ, ओमेगा नॉट। तो यहां से जब तुम इसकी इक्वेशन लिखोगे तो तुम्हारी नॉर्मल मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके तुम आईसीटी की इक्वेशन लिखोगे। पहली बात तो कौन सी इक्वेशन है, इस इक्वेशन का नाम बताओ, हायर ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। हायर ऑर्डर क्यों, क्योंकि जो तुम्हारे डेरिवेटिव है वो सिंगल ऑर्डर से ज्यादा है। लीनियर क्यों, क्योंकि जो तुम्हारे कोफिशिएंट्स है वो क्या है, कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ आई है या टी है। और होमोजेनियस क्यों, क्योंकि इसका जो राइट पार्ट है वो जीरो है। ठीक है, तो होमोजेनियस के अंदर जो सिर्फ तुम्हारा सीएफ ही निकलता है, पीआई की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो यहाँ पे पीआई नहीं निकाल रहा हूं मैं, सिर्फ सीएफ निकाल रहा हूँ। सीएफ कितना आ जाएगा, सीधे सीधे C1 cos ऑफ ओमेगा नॉट टी प्लस C2 sin ऑफ ओमेगा नॉट टी। ठीक है, तो इतना कच्चा पट्टा करने की जरूरत ही नहीं थी। मैंने तुमको स्टार्टिंग में बता दिया था कि ये इक्वेशंस को हमेशा ध्यान रखा करो। क्लियरली, सिमिलरली तुम अगर v की कोई भी पैरामीटर लिखो, तुम एक अनडैम्प्ड सिस्टम में कोई भी पैरामीटर लिखो वो ऐसा ही आने वाला है। जिस भी सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम होती है उसकी जो जनरल इक्वेशन आती है वो सेम आती है, बस कांस्टेंट्स की वैल्यू बदलती है और डायमेंशंस वो बदलते हैं, तुम्हारी यूनिट्स बदलती है। यहाँ पे इसकी यूनिट एम्पियर है, यहाँ पे वोल्ट होगी। तो यहाँ पे मैं C1 डैश cos ऑफ ओमेगा नॉट टी प्लस C2 डैश sin ऑफ ओमेगा नॉट टी, मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पे। क्लियर है मेरी बात? और इसकी यूनिट वोल्ट होगी, सिंपल है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट्स आएंगे इनकी यूनिट वोल्ट्स आएगी, बस ये फर्क पड़ता है। तो तुम सीधे सीधे ये इक्वेशन ध्यान रखा करो। लेकिन ये मेरे जो लेक्चर है, मतलब ये जो वीडियोस बनाता हूँ सारे लोग नहीं देखते हैं, तो मैंने ऐसा नहीं है कि मैं पुराने लेक्चर में जो चीज बताई वो
यहाँ पे मतलब समझ रहे हो मेरी बात, तो मेरे को पूरा बताना ही पड़ता है क्योंकि डायरेक्टली इसी पे तुमने जंप किया होगा, ना कि पुराने वीडियो देखे होंगे जिनको जिसमें डाउट होगा, इसलिए मैं हर बार बताता हूँ। तो हमेशा मैं क्या सजेस्ट करता हूँ, ये क्वेश्चन याद रखो, ठीक है। तो अनडैम्प्ड सिस्टम है, सीधे सीधे कोई भी पैरामीटर पूछा है यार, कोई भी फंक्शन पूछा है, इस अनडैम्प्ड सिस्टम में कुछ भी पूछा हो, करंट पूछा हो, वोल्टेज पूछा हो, तो मैं फंक्शन एफ लिख सकता हूँ, उसकी वैल्यू हमेशा C1 cos ऑफ ओमेगा नॉट t प्लस C2 sin ऑफ ओमेगा नॉट t। कौन सा सर्किट है ये, सीरीज है पैरेलल है, ये दोनों है सीरीज एज वेल एज पैरेलल, दोनों के अंदर ओमेगा नॉट की वैल्यू 1/√LC ही आती है। अब C1 C2 की वैल्यू कहां से निकालोगे तुम, इनिशियल वैल्यूज का इस्तेमाल करके, ठीक है। अब बात रही सेकंड मेथड की, लाप्लास मेथड की, वो भी तुम कर सकते हो, चलो वो भी करेंगे अपन सेकंड मेथड, लेकिन उसमें और इसमें एडवांटेज क्या मिलेगा तुम्हें लाप्लास मेथड के अंदर, बस थोड़ा सा लंबा पड़ेगा और इनवर्स लाप्लास तुम्हें यूज करना पड़ेगा, लेकिन एडवांटेज क्या पड़ेगा, तुम्हें ये कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट तुम्हारा सीधे आंसर आ जाएगा बिना कांस्टेंट की वैल्यू निकाले। तभी इस केस में भी कांस्टेंट की वैल्यू तुम निकालोगे तो आसानी पड़ेगी, ठीक है। तो पूछा क्या है फाइनली, एक बार वापस आओ जरा, आई पूछा है मुझसे, आई, ओके। तो आई पूछा है, तो आई टी मेरी क्वेश्चन ये रही। अब इसमें इनिशियल कंडीशंस यूज करता हूं, तो एट टी इज इक्वल टू 0 आई इज इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि इंडक्टर के अंदर इनिशियली करंट 0 थी, तो फाइनली भी इंडक्टर के अंदर करंट 0 ही रहेगी, कुछ भी कर लो, क्लियर है मेरी बात। तो आई की वैल्यू कितनी रहेगी, 0। तो यहां से मैं डालता हूं, तो C1 प्लस 0 इज इक्वल टू कितना चाहिए, 0, तो यहां से C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। इसमें वैल्यू डालो जरा, 0 टाइम की वैल्यू 0, तो इसकी वैल्यू हो गई 1 और इसकी वैल्यू कितनी हो गई तुम्हारी 0, तो यहां से C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, ओके। सिमिलरली अभी है ना, जब भी तुम क्वेश्चन करो एक बार हल्के हल्के ऑप्शन देखते हुए चलो, चलो यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें कॉस का जो कंपोनेंट है वो 0 हो गया, मतलब कॉस का आंसर है ही नहीं, तो मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन सी को तो तुम उड़ा सकते हो, ये दोनों तुम्हारे चांसेस ही नहीं है। अब ऑप्शन बी और ऑप्शन डी बचे जो तुम्हारे आंसर आने चांसेस है, ठीक है। एक बार ओमेगा नॉट की वैल्यू भी निकाल लो जरा, ओमेगा नॉट की वैल्यू निकालो, यहीं पे निकाल लेते हैं, 1/√LC कितनी वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू है 10, कितना बनेगा 1 10 टू द पावर -9, या बोल सकता हूं मैं 1 10 टू द पावर -8, उसका रूट लोगे तो 1 10 टू द पावर -4, यहाँ से कितना आ जाएगा 1 10 टू द पावर 4, इसके नीचे जो वैल्यू आएगी 10 टू द पावर -4 आएगी, और इसका इनवर्स लोगे तो 10 टू द पावर 4, ओके। तो मतलब ये यूनिट्स ये बिल्कुल सही है, अंदर वाली टर्म्स है, सब में सेम है, ठीक है, नहीं सब में सेम नहीं है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखो गलत हो गई, ठीक है। तो मतलब ये दोनों ऑप्शन ही पॉसिबल है, 100% ट्रू है, ऐसे चेक करता हुआ चला करो बीच में। अब बस मुझे ये कांस्टेंट चेक करना है 5 या 10, समझ रहे हो मेरी बात, तो 5 या 10 चेक करना है, तो वो कैसे देखेंगे अपन, सेकंड कंडीशन का इस्तेमाल करके। सेकंड कंडीशन क्या है तुम्हारे पास, VLT एट t इज इक्वल टू 0 जो है वो किसके बराबर होगा, VC के बराबर, VC 0 प्लस के बराबर, उसकी वैल्यू कितनी है, VC 0 प्लस की 100 है शायद, आई गेस, चलो जरा देखते हैं, 100 है, चलो ये लो भैया 100 लिख दिया। तो अब मेरे को VLT लिखना है, तो L di/dt, क्योंकि करंट वरंट सब सेम था, L की वैल्यू कितनी है जरा बताओ, 1 मिली हेनरी होगी, 1 मिली हेनरी, ओके। तो 1 10 टू द पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय di/dt, तो इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन करो किधर है आई का, तो आई में तो ये है ही नहीं, तो फालतू इसको लेके चलने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो ओमेगा नॉट C2 cos ऑफ ओमेगा नॉट t बनेगा, क्या बनेगा, ओमेगा नॉट C2 cos ऑफ ओमेगा नॉट t इज इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, 100 के बराबर आना चाहिए। अब यहाँ पे ओमेगा नॉट की वैल्यू 1 10 टू द पावर 4 है, इसको कैंसिल करोगे तो 10 बचेगा, यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल हुआ, अब यहाँ पे 10 बचेगा, और इसमें 0 डालना है ही सही, t को 0, तो यहाँ से C2 की वैल्यू कितनी आ गई 10, सिमिलरली, ओके। तो फाइनली जब तुम इक्वेशन लिखने जाओगे तो कितनी इक्वेशन आएगी तुम्हारे पास, IT इज इक्वल्स टू 10 साइन ऑफ 10 टू द पावर 4t, यूनिट चेंज होगी बस एम्पियर। तो समझ में आया, तुमको इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत है ही नहीं थी, तुम सीधे सीधे क्या करते हैं, तुम सीधे सीधे इक्वेशंस दिमाग में रखते हैं, दिमाग में भी क्या रखनी है यार, तुमको अच्छी तरह पता, बहुत पढ़ाया जाता है कंट्रोल सिस्टम में, अंडर डैम सिस्टम, ओवर डैम सिस्टम, क्रिटिकल डैम सिस्टम, ये सब पढ़ाया जाता है, इनको सीखो, टाइम डोमेन में आंसर थोड़े जल्दी आते हैं एज कंपेयर टू लाप्लास डोमेन, बट अपन इसको लाप्लास से भी करते हैं, ठीक है, जनरली बात करी मैंने, कभी कोई लाप्लास से भी जल्दी आया आंसर, ठीक है, इस केस में तुम नोट करोगे लाप्लास से जल्दी आएंगे आंसर, ठीक है। तो जरा देखो लाप्लास से सॉल्व करते हैं, तो लाप्लास सॉल्व करेंगे तो ये लो भैया, लाप्लास से देखना कितनी जल्दी सॉल्व हो जाएगा ये, माइनस प्लस इनिशियली जिस डायरेक्शन में वोल्टेज था VC नॉट 100/s, इसकी वैल्यू 1/SC, इसकी वैल्यू LS, और यहाँ पे ये शॉर्ट पड़ा है, क्लियर है, मुझे बस ये आई बताना, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, IS की वैल्यू 100/s अपॉन 1/SC प्लस 1/LS, सॉरी ओ शिट, LS ऊपर आएगा ना, ठीक है। तो जरा इसमें लो, तो 100 डिवाइडेड बाय LS इंटू एस, सॉरी LS नहीं LC इंटू S स्क्वायर प्लस 1/LC, ये बन रहा है, कोई दिक्कत यहाँ तक, ओके। एक C शायद कटेगा, ठीक है, तो C बाहर ही है, तो सिर्फ L आएगा बाहर, ठीक है, C तो कट गया, ओके। तो फाइनली 100/L डिवाइडेड बाय S स्क्वायर प्लस 1/L, ठीक है। अब तुम्हें इसका क्या लेना है, इनवर्स लाप्लास लेना है, वैल्यूज वाली बार में डाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है।
तो इनवर्स लाप्लास लेने के लिए मेरे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1/√LC होना चाहिए। यहाँ पे √LC को होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको, तभी तो ये बनेगा। तो ऊपर नीचे मेरे को √LC डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये लो भैया √LC से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब हमेशा मैं कहता हूँ यूनिट याद रखो किसकी, √L/C की, तो वो कहती है आनी चाहिए ओम आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना बन रहा है, √C/L बन रहा है और ऊपर 100 है, दिख रहा है ये वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज डिवाइडेड बाय ओम, एम्पियर आ रहा है, आ भी रहा है, चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, बस मैंने तुमको ये इससे क्या क्रॉस करेक्शन होते रहते हैं ना, तो तुमको गलतियां पता पड़ती रहेगी, कहीं पे स्टेप गलत नहीं करोगे। क्या पता तुम्हारा यहाँ पे 1/LC बन जाता, √LC तुम सॉल्व करते आंसर आ जाता, क्या पता तुम्हारा √L/C बन जाता, क्या पता ऊपर √LC आ जाता, कुछ भी आ सकता था यार, इसलिए हमेशा यूनिट चेक करते हुए चलो। ठीक है, अब बचे हुए टर्म्स में तो ये पूरी टर्म आ जाएगी। ठीक है, लिख देता हूं मैं यार, ठीक है, तालस क्या करना, ये लो। अब इसका इनवर्स लाप्लास कितना होगा, sin ऑफ t, sin ऑफ ओमेगा नॉट t। तो पहले इसकी वैल्यू डाल दो, तो कितनी हो जाएगी 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय 1 × 10⁻³ इनटू 100, और इसकी वैल्यू हो जाएगी sin ऑफ ओमेगा नॉट t। जरा सॉल्व करते हैं इसको, ये ऊपर जाएगा 10⁻³ बनाएगा, यहाँ पे 10 है ही। ठीक है, तो कितना बचेगा 10⁻² का रूट, 10⁻² का रूट लोगे तो कितना बचेगा 10⁻1, 100 से मल्टीप्लाई होगा कितना बचेगा 10 sin ऑफ ओमेगा नॉट टी। ओमेगा नॉट की वैल्यू अपन पहले निकाल चुके हैं, 10⁻4 है, तो 10 sin ऑफ 10⁻4 टी। तो यार दिक्कत आने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल दोनों अप्रोच अपन ने सॉल्व किया। हमेशा 2-3 अप्रोच हमेशा रखा करो अपने स्लीव्स के अंदर, ताकि तुम्हारा कभी आंसर तुमको डाउटफुल लगे तो तुम हाथों हाथ कंफर्म करो, ना कि उसी चीज को बार बार सॉल्व करते रहो। उसी चीज को तुम बार बार सॉल्व करोगे एग्जाम में बैठ के, तो वही तुम्हारे बार बार आंसर आते रहेंगे। ठीक है, तो फाइनली इसका आंसर तो कितना हुआ, डी ऑप्शन। क्लियर है मेरी बात? तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, इसलिए तुमको बुक्स में नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ कंट्रोल सिस्टम के नेटवर्क के क्वेश्चंस हैं। तभी अपन करते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं जरा। The LC circuit of in question 54 is commutated। तो क्वेश्चन 54 कहीं से उठाया होगा अपन ने, अभी एक्चुअल में तो अपना कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 चल रहा है, 28 चल रहा है, 29 चल रहा है, 28 चल रहा है। ठीक है, सो बोल क्या रहा है जरा बताओ मेरे को। हाँ, तो LC सर्किट ऑफ 54 इज यूज्ड टू कम्यूटेट अ थायरिस्टर। तो इस LC सर्किट को जब तुम पढ़ोगे तो उसके अंदर ये ऐसा तो सर्किट पढ़ोगे जिसमें कम्यूटेशन टेक्निक्स आती हैं अपनी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। ठीक है, व्हिच इज इनिशियली कैरिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। तो इनिशियली कैरिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर एज शोन इन द फिगर। The value and the initial condition of L and C are the same as in question 54 जो ऊपर वाले क्वेश्चन में था। The switch is closed at t is equals to 0. The forward voltage drop is negligible. The time taken by the device to turn off। ठीक है, तो बेसिकली किसका क्वेश्चन है ये अपना पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का मैंने नाम रख ही रखा है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स नथिंग बट तुम्हारी नेटवर्क, पूरी नेटवर्क लगती है और उसमें कुछ नहीं लगता है। ठीक है, बस इसमें एक छोटी सी एक प्रॉपर्टी लगेगी थायरिस्टर की, जो कि क्या है, थायरिस्टर को बंद करने के लिए उसके अंदर से जो करंट है, उसके अंदर से जो करंट फ्लो हो रही है, उसको तुमको रिड्यूस करके किस करंट से कम लेके आना है, होल्डिंग करंट से नीचे लेके आना है, तो वो थायरिस्टर बंद हो जाएगा। और एक आइडल थायरिस्टर के अंदर होल्डिंग करंट और लैचिंग करंट की वैल्यू कितनी होती है, 0। मतलब कि तुमको 0 पे उस करंट को लेके आना है तो वो थायरिस्टर बंद हो जाएगा, क्योंकि जब कुछ मेंशन नहीं है। लेकिन अगर प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ मेंशन होता तो अपन उस होल्डिंग करंट से उस करंट को नीचे कर देते, लेकिन इसमें मेंशन नहीं है, तो अपन होल्डिंग करंट की वैल्यू कितनी मान के चलेंगे, 0 मान के चलेंगे। तो बेसिकली अपन को इस थायरिस्टर के अंदर करंट को क्या बनाना है, 0 बनाना है। क्लियर है? इनिशियली इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, 5 एम्पियर। ओके, अब थोड़ा सा अपन इस सर्किट को इसको साइड में लेके आते हैं, मैं को इसी में समझाना, फालतू मैं अलग से सर्किट बनाऊं क्या मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। अब जैसे ही ये स्विच को अपन ने क्लोज किया, जैसे ही अपन ने स्विच को क्लोज किया, इसके अंदर तो 5 एम्पियर बह रही है, वो तो रुकेगी नहीं। ठीक है, अब जैसे ही अपन ने इसको क्लोज किया, ये जो वो अब ये किसी तरह बिहेव कर रहा होगा, इनिशियली शॉर्ट सर्किट की तरह, नॉर्मल वायर की तरह। इसके अंदर फुल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होंगे जो कि इसमें कंडक्शन में मदद कर रहे होंगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, नॉर्मल वायर की तरह। जैसे ही अपन इसको क्लोज किया, इस कैपेसिटर के तो मजे हो गए, इसको क्या मिल गया, एक शॉर्ट पाथ मिल गया, और ये अपने को क्या करना चालू कर देगा, डिस्चार्ज। क्लियर है मेरी बात? अपने आपको डिस्चार्ज करना चालू कर देगा। मान लो यहाँ पे इंडक्टर नहीं होता तो क्या होता, यहाँ पे एक इनफाइनाइट करंट फ्लो होती है और ये फट से बंद हो जाता। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो थायरिस्टर है ये बर्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये थायरिस्टर बर्न हो जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट करंट को इसमें फ्लो ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, इंडक्टर लगा दिया। अब इंडक्टर लगाने से हुआ क्या, करंट सडन चेंज नहीं हो पाएगी। करंट क्या करेगी, धीरे धीरे राइज करेगी। और किस फैशन में, कोई रजिस्टर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। कोई रजिस्टर होता तो एब्नॉर्मल फैशन में राइज करती। अगर इंडक्टर की जगह एक प्योर रजिस्टर होता तो एक्सपोनेंशियल फैशन में राइज करती। इंडक्टर प्लस रजिस्टर प्लस कैपेसिटर तीनों है,
तो नॉन साइनोसॉइडल फैशन में राइज करेगी, लेकिन सिर्फ इंडक्टर और तुम्हारे पास कैपेसिटर है तो किस फैशन में राइज करेगी करंट, साइनोसॉइडल फैशन में करंट राइज करेगी। ठीक है, तो अगर मैं इस आई का डायग्राम बनाऊं तो तुमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व करा है, इस आई का डायग्राम कितना आएगा 10 sin of 10 to the power 40। तो मैं ओमेगा नॉट ओमेगा टी एक्सिस पे बना रहा हूं तो यहाँ पे मैंने पाई लूंगा, यहाँ पे मैं 0 लूंगा, यहाँ पे बीच में पाई बाय 2 लूंगा, ये पाई लिया, ये पाई बाय 2 लिया। ठीक है, आगे बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन यही खत्म हो जाएगा। ये करंट धीरे 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 राइज करेगी, ओके, और उसके बाद डिक्रीज करेगी। ये किसकी बात थी, इसकी बात। यहाँ पे सोचते हैं तो ये थायरिस्टर बंद कब हो जाएगा, जब इसमें थायरिस्टर में जो नेट करंट है वो कितनी हो जाए, 0 हो जाए। जैसे ही 0 हो जाएगी थायरिस्टर बंद हो जाएगा और बोलेगा मैं ओपन सर्किट हो चुका हूँ। क्लियर है मेरी बात। तो जरा देखते हैं इस थायरिस्टर में नेट करंट कितनी है। तो यहाँ से करंट आ रही है 5 एम्पियर की, पहले से वही इसमें जा रही थी। अब यहाँ पे नेट थायरिस्टर के अंदर जो करंट है IT वो कितनी हो जाएगी 5 माइनस आई स्मॉल आई, ये जो आई है दिख रहा है, केसीएल लगाओ नॉर्मल से, समझ में आ रही है मेरी बात। तो जैसे ही ये थायरिस्टर के अंदर करंट 0 हो गई तुम्हारा थायरिस्टर क्या हो जाएगा, बंद कर जाएगा। ठीक है, तो नेट थायरिस्टर में यही करंट है, वो कब 0 होगी, जब ये स्मॉल आई की वैल्यू कितनी हो जाए 5 हो जाए। तो स्मॉल आई पहले 0 इनिशियली 0 था, अब ये धीरे धीरे राइज करते 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 कहां पहुंचेगा 5 पे पहुंचेगा। अगर मान लो यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल वायर होता, यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल वायर होता तो थायरिस्टर कब तक चलता, पूरा चलता रहता साइकिल, मतलब कि नॉर्मल वायर होता थायरिस्टर का पूरा चलता रहा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे क्या हुआ 5 एम्पियर हुआ, यहाँ पे एक्चुअली में है क्या, वायर नहीं है, थायरिस्टर है, और थायरिस्टर क्या कर जाएगा, बंद कर जाएगा, और ये तुम्हारा साइकिल बेसिकली बंद हो जाएगी। ठीक है, और तुम्हारी ये जो सर्किट चल रहा है बंद हो जाएगा। तो ये पीक कितना था 10 था एक्चुअल में, लेकिन ये कभी उस पीक तक पहुंच ही नहीं पाएगा। जैसे ही ये 5 पे पहुंचेगा, ये थायरिस्टर क्या कर जाएगा, टर्न ऑफ कर जाएगा। क्लियर है मेरी बात। और ये सर्किट रुक जाएगा और करंट क्या हो जाएगी, एकदम से 0 हो जाएगी। अगर मैं करंट की वेवफॉर्म बनाऊं तो ये लो, अरे यार कितनी गंदी राइटिंग आती है डिजिटल टैब पे, ये लो, पहले 0 था, एकदम से स्विच क्लोज किया, करंट धीरे धीरे राइज करा, फिर। क्लियर है मेरी बात। तो कब बंद करेगा, जब आई की वैल्यू 5 हो जाए। तो आई की वैल्यू थी कितनी 10 साइन ऑफ 10 to the power 40। इसको मैं डिवाइड करता हूं तो 5/10 इज इक्वल टू साइन ऑफ 10 to the power 40। यहां से 10 to the power 40 की जो वैल्यू आएगी रेडियन में लिखनी है। फिर बार बोलता हूं यार, गलती मत करना, यहाँ पे बैठ के तुम 30 डिग्री मत लिख देना प्लीज। कितना लिखोगे, π/6। सो पाई डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 1 10 to the power 4। बेसिकली कितना आ गया ये 52.35 माइक्रोसेकंड। ऑप्शन में दिख रहा है क्या भैया, दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, तो डी और ए तुमको ये वाला तो किताब में मिल जाएगा अगर तुम मेडीजी की बुक फॉलो कर रहे हो। तो ये वाला तुमको और कहीं पे जाके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलेगा, मेरे को पता नहीं कहाँ है, मैंने तो जस्ट सॉल्व कर दिया रैंडमली, हो गया सॉल्व। क्या पता आंसर सही भी नहीं हो, मेरे को तो आंसर भी नहीं पता एक्चुअली में। मोस्ट प्रोबेबली आंसर 52 होना चाहिए, बाकी मैंने कुछ गलती करी नहीं है। इसका आंसर देख लेते हैं एक बार, डी है क्या। ठीक है, क्वेश्चन 29, ठीक है, इसका डी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा क्वेश्चन था, जरूर प्रैक्टिस करिएगा। बाय।